हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर स्वागत है। पिछली वीडियो नॉमिनेटिव आकुजाटिव के कॉन्सेप्ट पे थी। आज की वीडियो में डालूंगी दाटिव के कॉन्सेप्ट पे। अगर आप में से किसी को भी नॉमिनेटिव या आकुजाटिव के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, वो मेरी पिछली वीडियो जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको रेफ़र कर सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करें। आज हम बात करेंगे दाटिव केस की। ये केस समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी हमें ज़रूरत कब होती है। नॉर्मल बातचीत में हमें दाटिव की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Ich kaufe einen Kuchen। इस सेंटेंस में इश आपका सब्जेक्ट है और कुखन आपका आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। मैं एक केक खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग अ केक। सो व्हाट आई एम डूइंग इज बाइंग अ केक। बट इन दिस सेंटेंस इफ आई वॉन्ट टू से कि मैं किसके लिए केक खरीद रहा हूँ, उस इंफॉर्मेशन को हम दाटिव के द्वारा बता सकते हैं। जैसे इश काउफे, मैं खरीद रहा हूँ। अब यहाँ पे दाटिव ऑब्जेक्ट आएगा जिसके लिए हम केक खरीद रहे हैं। ओके, इश काउफे देयर मुटर। आई एम सॉरी, ये थोड़ा लाइट लग रहा है, लेट्स चेंज इट। Ich kaufe der Mutter einen Kuchen। ओके, अब यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो है इश। ओके, अभी तक हमने जो केसेस किए हैं, नॉमिनेटिव में सिर्फ एक सब्जेक्ट, आकुजाटिव में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब दाटिव में क्या हो रहा है? देयर इज अ सब्जेक्ट बट यू कैन सी टू ऑब्जेक्ट्स। मदर इज देयर, केक इज देयर। सो फॉर whom यू आर डूइंग समथिंग, जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है उस सेंटेंस में, दैट इज योर दाटिव ऑब्जेक्ट। सो यू आर बाइंग द केक फॉर योर मदर। सो यू आर बाइंग केक फॉर योर मदर। सो mother becomes your dative object, and whatever you are buying for that person, that becomes your accusative object. So first of all, the formation of a dative sentence becomes, first of all, subject is coming, then your verb is coming. Very important is, in German language, the verb comes at the second place unless and until you are making a yes or no answer, question answers। हाँ या ना के जवाब वाले जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो उस केस में वर्ब आपकी फर्स्ट प्लेस पे आ जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द पोजिशन ऑफ द वर्ब in mind while framing the sentences in German, that is second position. Okay, so your subject, your verb, then comes your dative object जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं उस सेंटेंस में, and then comes the accusative object, जो भी आप उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए काम कर रहे हो, वो आपका accusative object हो जाएगा। Okay, so du bringst dem Kind das Buch। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज do only, bringen is our verb which means to bring, that is our verb, then comes the dative object जिसके लिए हम बुक लेके आ रहे हैं, एंड द लास्ट accusative ऑब्जेक्ट जो हम उस बच्चे के लिए लेके आ रहे हैं।
So you are bringing for the child the book. अब accusative में das remains das, no changes. So das is there. But Kuchen is our masculine article. So masculine में accusative में ein changes to einen. So that is why we have written einen over here and not ein. Okay? अब हम ये देखते हैं कि ये मुटर तो आर्टिकल फेमिनिन होता है, दी होता है, यहाँ हम देयर कैसे लिख रहे हैं? क्या हमने इसको मास्कुलिन में कन्वर्ट कर दिया है? नहीं। क्या हमने किंड जो कि दास होता है, ये देम कहाँ से आ गया? क्या इसका कुछ और मतलब होता है? नहीं, इनका मतलब द ही रहता है, इनका मीनिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन इनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, इनका केस हो जाता है दाटिव। तो पहले हम एक ग्लैंस ले लेते हैं कि दाटिव आर्टिकल में मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो नॉमिनेटिव में जो हमारा बिस्टिम्ड आर्टिकल होता है वो मास्कुलिन को लेके होता है देयर। मैं इसको छोटी ब्रैकेट में लिख रही हूँ। जो हमारे ओरिजिनल नॉमिनेटिव केसेस में मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल बिस्टिम्ड आर्टिकल दैट इज डेफिनेट आर्टिकल लेते हैं। सो देयर, दी, दास एंड दी, वी ऑल आर अवेयर कि फेमिनिन और प्लूरल सेम होता है फॉर योर बिस्टिम्ड आर्टिकल। Nominative I am talking about when these three categories and the fourth one which is the plural of all these three, we are talking about definite article the. All these are different the of different category. Now what changes happen when we are talking about a dative case in all these categories? Now there will change into them, M will come. Thee will change into there. So now you got it. This there, you do not mix it with the nominative there of masculine category. That was the nominative case for masculine. This is the dative category for feminine. So this is the change which will happen for the feminine. All the articles, whether it is a person or a thing, whenever you are using a dative category for feminines, you have to use there. And thus becomes also them. And what happens to this thee? Thee will become then and n will be added at the end of the noun. जो हमारा नाउन है जिसके आगे आप देन लगाएंगे उसके एंड में n आप मोस्टली ऐड करते हैं। किसी किसी केसेस में जब ऑलरेडी सपोज n है एंड में, so then you have to add en at the end, or some exceptions are also there, right? So in those cases you have to add en as well. Let us take some examples for the same. Maria kocht den Kindern die Suppe. Okay, so the subject over here in the sentence is Maria. What she is cooking is your accusative object. She is cooking soup. For whom she is cooking? That is your dative. For the children. Now what is happening? Now as you can spot, Kinder is the plural of kind. Okay. Now we have added this extra n at the end due to this rule of dative for plural category. Then bestimmt article we have written and we have added n at the end of the noun which is being followed by this article. So you have to be careful with the plural category when you are talking about dative. And such verbs which is taking the form of a dative verb because they are then followed by a dative object, and if we are making a simple sentence with them, they can also act as a accusative verb.
like Maria cooked the Suppe. Now if I want to omit the information कि मारिया किसके लिए बना रही है ना, कुक किसके लिए कर रही है सूप, अब मैं नहीं बताना चाहती इस चीज़ को, तो उस केस में द वर्ब विल नॉट जस्ट हैव एन इम्पैक्ट ऑन दिस. सो ऐसी वर्ब्स जो एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हो तो एक्यूजेटिव का रोल प्ले कर रही हैं, एक सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट हों तो वो दाटिव का रोल प्ले कर रही हैं. उसमें फर्स्ट आपका दाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर एक्यूजेटिव आ रहा है. तो हमारा दाटिव केस हमने अभी तक क्या सीखा है. हमारे दाटिव केस में आपको तब ज़रूरत पड़ती है दाटिव ऑब्जेक्ट की जब आपको ये क्लियर करना हो कि आप किसके लिए कोई काम कर रहे हैं. तो जब हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली डायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज अ पर्सन. इनडायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट इट कैन डिफर. ओके, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं दाटिव ऑब्जेक्ट से पहले, दैट इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स व्हेन यू हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके बीच में यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन तो नहीं आ रही है. यहाँ पे मैं कोई प्रेपोजिशन जो प्योर दाटिव जैसे होती हैं, जैसे मिट है, मिट के बाद भी जो नाउन आता है वो हमेशा दाटिव आता है. तो यहाँ पे मिट तो नहीं है, राइट. मैं बिना मिट के सेंटेंस बना रही हूँ, बिना वर्ब की यूसेज के. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम डायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है समझनी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि मैम यहाँ पे मिट के बाद दाटिव आ रहा है तो फिर दाटिव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मिट के साथ तो शुगर भी आ सकती है, विद शुगर, आई एम ड्रिंकिंग टी विद शुगर, तो उस केस में शुगर जो है वो भी दाटिव होती है. तो आपने तो कहा था दाटिव हमेशा पर्सन होता है, ये थिंग कैसे हो गई दाटिव. तो आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि दाटिव ऑब्जेक्ट हमेशा एक पर्सन होगा अगर आपकी जो वर्ब है उसके बाद कोई आप यहाँ पे दाटिव प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि वो डायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इसी तरह ये भी डायरेक्ट एक्यूजेटिव है. यहाँ पे भी हम कोई एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर रहे हैं. फ्यूर, एंड, लॉन्ग, जो भी हमारी एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन की लिस्ट होती है तो हम उनमें से कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो जो भी ये रूल्स होते हैं ये आपके सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन लगती है तो वो कंडीशनल कुछ और हो जाती हैं, तो वो हम बाद में लेटर ऑन विल डिस्कस ऑन दैट. ओके, ऑलराइट. सो आई होप कि आपको मैंने दाटिव तक पहुँचने का एक रास्ता तो क्लियर कर दिया है. देखिए, दाटिव तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं. ये रहा हमारा दाटिव केस, ये स्टेप्स हैं एक तरफ से दाटिव पहुंचने के, ये दूसरी तरफ से. यहाँ से हम पहुंच चुके हैं. दैट इज़ वन सब्जेक्ट, देन अ दाटिव ऑब्जेक्ट एंड एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट. सो एक सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट केसेस में भी दाटिव होता है. अब ये दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता है कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट दाटिव वर्ब्स होती हैं. ओके, सो वी कैन से कि कुछ दाटिव वर्ब्स भी होती हैं जिसमें सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा ही दाटिव, वो एक्यूजेटिव होगा ही नहीं. सो ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि डायरेक्ट दाटिव वर्ब्स होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, एक तरीका आपको पता लग गया है दाटिव तक पहुंचने का. जब आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक दाटिव ऑब्जेक्ट है और एक एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, और सेकंड प्लेस तो हमेशा ही फिक्स्ड है वर्ब के लिए. सो आई थिंक आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी. और इन द एंड आप सबके लिए मेरे यही विशेस हैं कि आप सबका दिन शुभ हो.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।